हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कक्षा 11 रसायन विज्ञान में रासायनिक साम्य के चैप्टर में हमने आपको रासायनिक साम्यावस्था के विषय में हमने आपको विधिवत समझाया हुआ था। आज हम उसी क्रम में रासायनिक साम्य पर आधारित पहला नियम जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम है उसका हम आज स्पष्टीकरण करेंगे। तो क्रम से आप सभी लोग देखिएगा कि द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, पहला फर्स्ट नियम है आपके पास द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। यह नियम गुण वर्ग और वागे ने दिया जिनके अनुसार। ये नियम किसने दिया? तो ये नियम गुलवर्ग और वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया जिनके अनुसार इन्वर्टेड कामा में स्थिर या निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों या उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यह नियम गुलवर्ग और वागे नामक वैज्ञानिक ने दिया जिनके अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती, किसके? अभिकारक या उत्पाद के, या उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है, यानी समानुपाती होती है। ये किसने नियम दिया था? आपका द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दिया गुलवर्ग और वागे ने। आपने स्पष्ट भी देख लिया। अब इसमें क्वेश्चन बना कि सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो तनु विलयन में किसी पदार्थ की तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। मतलब समझ लीजिएगा कि तनु विलयन में किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता को क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इसका मात्रक क्या बनेगा? मात्रक तो मोल प्रति लीटर। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एक बड़ा कोष्टक ऐसे लगा देते हैं। बड़ा कोष्टक कोई भी तत्व इसके अंदर भर देंगे, आपने सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा। बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन बना कि ये नियम तो आपने बता दिया, सक्रिय द्रव्यमान भी आपने बता दिया, लेकिन इसका स्पष्टीकरण कैसे करें? कैसे हम फार्मूला बेस पे इसका स्पष्टीकरण करें? तो हम चलिए एक अभिक्रिया के अंतर्गत द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का स्पष्टीकरण करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
द्रव्यपाती क्रिया के नियम का स्पष्टीकरण, द्रव्यपाती क्रिया के नियम का स्पष्टीकरण कैसे करें हम? तो चलिए हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं, एक अभिक्रिया हम मान लेते हैं जिसके अंतर्गत आप द्रव्यपाती क्रिया के नियम को स्पष्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना अभिक्रिया A प्लस B रिवर्सिबल C प्लस D, इसके मोल हमने मान लिए m, इसके मोल हमने मान लिए n, इसके मोल मान लिए x, इसके मोल मान लिए हमने y। मान लिया हमने m मोल लेकर के a अणु और n मोल लेकर के b अणु की क्रिया कराई, तो x मोल c के प्राप्त हुए और y मोल d के प्राप्त हुए। आपको अच्छी तरह पता है ये अभिकारक है और ये क्या है आपके उत्पाद, लेकिन रिवर्सिबल है तो दोनों ओर से दी जाएगी, तो ये आदान प्रदान में बदल जाएंगे। पुनः देख लेते हैं नियम से, यानी कौन सा नियम? द्रव्यपाती क्रिया के नियम से। नियम से आपने क्या पढ़ा? अग्र दिशा में, अग्र दिशा में, आगे की ओर दिशा में आपने भी क्या पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम लोग क्या कहते हैं? R से व्यक्त करते थे। दर यानी आगे की ओर तो हमने क्या ले लिया? RF, R दर हो गई, F फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस आगे की ओर। दर अभिकारकों या उत्पादकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभी आपने नियम भी पढ़ा, तो हमने आपको बताया था कि RF यानी अग्र दिशा की ओर अभी आपके पास आ गया। तो देख लेते हैं कौन आगे की ओर मिल रहा है हमारे पास अभिकारक में, ये मिल रहे हैं। तो आपने लिखा A का सक्रिय द्रव्यमान, फिर क्या है आपके पास? B का सक्रिय द्रव्यमान, आपने B का सक्रिय द्रव्यमान। अब मोल भी आपके पास है, M गुणा में है, तो आपने M लिख लिया। इधर कितने गुणा में है? M, तो आपने M लिख लिया। अब इसे हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो RF क्या लग जाएगा? के नियतांक आएगा, अग्र दिशा की ओर है तो हमने क्या ले लिया? F ले लिया, यानी फॉरवर्ड जैसा लिखा लिख दिया। A का सक्रिय द्रव्यमान की घात n इंटू B की सक्रिय द्रव्यमान की घात n, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम पार्श्व दिशा की ओर चलेंगे, पार्श्व दिशा में यानी पीछे की ओर। तो पीछे की ओर के लिए आप क्या मानेंगे? दर R आप मानते थे, R मान लीजिएगा। F किसे क्या आ जाएगा? बैक यानी B प्रोपोर्शनल। अब बैक में क्या आ रहा है? C और B आ रहे हैं। C की सक्रिय द्रव्यमान की घाते x इंटू D की सक्रिय द्रव्यमान की घाते y। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है तो क्या लग जाएगा बेटा? RB बराबर KB, KB क्या आ गया? नियतांक आ गया। C का सक्रिय द्रव्यमान की घाते x इंटू D की सक्रिय द्रव्यमान की घाते y, समीकरण नंबर 6। आपने दोनों समीकरण को लिख दिया। तो आपने एक चीज पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था? कि साम्यावस्था में आपने क्या पढ़ा था कि अग्र अभिक्रिया का वेग तथा पार्श्व अभिक्रिया के वेग आपस में कैसे होते थे? बराबर होते थे। तो अब वेग आपके पास F यानी अग्र अभिक्रिया का वेग और पार्श्व अभिक्रिया का वेग दोनों आपके पास आ गए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं बेटा। अग्र अभिक्रिया का वेग हमारे पास RF हो गया, पार्श्व अभिक्रिया का वेग RB हो गया। ये आपके पास कैसा हो गया? साम्यावस्था पर हो गया। तो RF की वैल्यू कितनी थी आपके पास? ये लिखी हुई है, रखते हैं कि इंटू A का सक्रिय द्रव्यमान की घाते n इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान की घाते n बराबर KB इंटू x की सक्रिय द्रव्यमान की घाते
कितना था सी के शक्ति दमान की घात x इंटू डी का शक्ति दमान की घात y, दोनों को हम बटे में ले आए तो क्या आ जाएगा, k इसके बटे में लाते, ये इसके बटे में दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा kf बटे k बराबर c का शक्ति दमान की घात x इंटू डी का शक्ति दमान की घात y बटे a का शक्ति दमान की घात n इंटू b का शक्ति दमान की घात n। और kf अपॉन kc को आप लोग क्या कहते थे, श्याम स्थिरांक, यानी अग्र अभिक्रिया के वेग और पार्श्व अभिक्रिया के वेग के अनुपात को श्याम स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार आपने द्रव्यपाती क्रिया के नियम का स्पष्टीकरण सीखा। अब हम इसी को पुनः अदर अभिक्रियाओं के अंतर्गत भी द्रव्यपाती क्रिया के नियम का स्पष्टीकरण करेंगे, वो भी अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात, बाय।